नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुबोधियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 5 मई और कल यानी कि 4 मई की जो अहम खबरें हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसी कारणवश मैं कल जो है क्लास में आ नहीं पाया था, हालांकि उन सबको जो है आज की क्लास में कवर कर दिया जाएगा। और सबसे पहला जो आपका सवाल होगा वो ये है कि सर आपके चेहरे पर इतनी जो है मुस्कुराहट क्यों है, इतनी हंसी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष जो है मई मंथ का जो पहला संडे होता है उसको वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज यानी कि 5 मई को पहला संडे है मई मंथ का, तो इसलिए आज का जो दिन है वो लाफ्टर डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। मैं आपको बता दूं कि जो लाफ्टर डे है इसकी शुरुआत जो है भारत से ही मानी जाती है। मुंबई में पहली बार लाफ्टर डे जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था। और हमारे भीतर के जितना भी मतलब कह लीजिए कि एक स्ट्रेस है उसको दूर भगाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है हंसी। तो आज के दिन, न बल्कि आज के दिन बल्कि पूरे जो है आने वाले दिनों में आप लोग के चेहरे पर इसी तरीके से हंसी बने रही, तो उसके लिए जो है आप सभी को लाफ्टर डे की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आज के 10 बड़े करंट अफेयर्स न्यूज़ पर, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है कवर करने वाले हैं आज की एक बहुत बड़ी न्यूज, जिसके भीतर हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की, जिसका नाम नक्षत्र सभा के नाम से जो है रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास में गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तो मैं इसका आपको सही जवाब बता देता हूं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दैट इज उत्तराखंड। और साथ में मैं बता देता हूं आज उन सभी उत्तराखंड वालों को जो कि मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों 2025 में जॉर्ज एवरेस्ट के पास में ही ये नक्षत्र सभा का जो है यहाँ पर गठन होने वाला है। इसकी जो है शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है, जिसका नाम नक्षत्र सभा के नाम से रखा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा को शुरू करने के लिए एक खगोल पर्यटन कंपनी जिसका नाम है स्टारस्केप्स के साथ मिलकर जो है काम किया है। और एक बड़े व्यापक पैमाने पर जो खगोल शास्त्र है, जो खगोल विज्ञान है, इससे जो है पर्यटकों को अनुभव प्रदान करना, ये इसका जो है मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया है। यह पहल केवल तारा दर्शन यानी कि जो हम लोग जो है स्काई में लास्ट नाइट में जो है व्यू देखते हैं, हमारे पास में जो है स्टार्स नजर आते हैं, तो इससे जो है थोड़ा सा भिन्न रहेगा, इससे जो है थोड़ा हटके रहेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विशेष सौर अवलोकन पे यानी कि जो सोलर को या जो हमारा सौर मंडल है उसको जो है विशेष रूप से एनालाइज करने के लिए, एस्ट्रोफोटोग्राफी के प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और तारों के नीचे जो है शिविर जैसी जो विभिन्न गतिविधियां हैं इनमें जो है जुड़ने के लिए इनको जो है प्रोत्साहन देना है। इसलिए यहां पर ये नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर जून की शुरुआत में ही जो है शुरू होने वाली है नक्षत्र सभा, जो कि 2025 में जो है इसके माध्यम से चलेगी, जिसमें पूरे उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र को जो इसके भीतर कवर किया जाएगा। नए नए कार्यक्रम जो है नक्षत्र को लेकर जो है चलाए जाएंगे। और इन कार्यक्रमों में जैसे बात करें तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जैसे जिलों में जो है संभावित जो है रात्रि के समय जो स्काई है वहां पर अलग अलग स्थानों पर जाकर जो है यहां पर नक्षत्र जो है इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। साथ में जो है क्षेत्र विशेषज्ञों के नेतृत्व में इसमें जो है शैक्षणिक सेमिनार का यानी कि जो है कुछ एजुकेशनल सेमिनार्स का भी यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और वेबिनार जो है इनको आयोजित करते हुए नक्षत्र जो विज्ञान है इससे लोगों को या छात्रों को रूबरू करवाया जाएगा। तो पहली न्यूज जो है उसमें है कि उत्तराखंड में जो है नक्षत्र सभा का गठन होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है, और ये जो है मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट में लगने वाला है 2025 में जून में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात करें कि भारत किस शहर में 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो है मेजबानी करेगा। योर ऑप्शंस आर सूरत, गुवाहाटी, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है गुवाहाटी। जी हाँ, भारत जो है 2025 में जो BWF चैंपियनशिप है बैडमिंटन की, इस बैडमिंटन वर्ल्ड जो है फेडरेशन की चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है गुवाहाटी, आसाम में। यह निर्णय जो है वो BWF थॉमस और उबेर कप 2024 के मौके पर जो है चीन के चेंगडू जो सिटी है, इस चेंगडू सिटी में BWF की जो है बैठक के दौरान लिया गया था। और भारत में जो है 2025 में जो संस्करण होने जा रहा है वो 2008 के बाद का जो है दूसरा संस्करण है। मतलब पहला जो संस्करण भारत में हुआ था चैंपियनशिप बैडमिंटन को लेकर वो 2008 में हुआ था, और अब जाकर जो है 8 के बाद इसका आयोजन जो है 2025 में करवाया जाएगा। साथ में मैं बता दूं, जब पुणे में जो है इसका आयोजन हुआ था तो उस समय जो है 2008 का दौर था, और अब जो है गुवाहाटी असम में जो है इसका क्या होने वाला है, नया संस्करण यहां पर होने वाला है।
इस 2025 के संस्करण की तारीख हालांकि अभी तक जो है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही जो है यहाँ पर जो चैंपियनशिप फेडरेशन है बैडमिंटन का, उसके द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। टीम के साथ साथ व्यक्तिगत कार्यक्रम भी जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता के केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन पिछले साल जो है भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि जो BAI है इसके द्वारा जो है शुरू कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है उस कोर्ट में जो है यहाँ पर खेला जाएगा। इसमें लगभग जो है बैडमिंटन के 16 कोर्ट हैं। 16 कोर्ट के साथ लगभग 4000 जो स्क्वायर फीट है इसका एक जो है एक्सरसाइज के लिए यानी कि व्यायामशाला है, और खिलाड़ियों के लिए जो है एक छात्रावास यानी कि रहने के लिए जो है जगह है वहां पर छात्रावास है, और लगभग जो है 2000 वर्ग फुट का एक जो है समर्पित फिजियोथेरेपी जो है केंद्र भी यहाँ पर है। खिलाड़ियों को जो है चोट से या हैमस्ट्रिंग से जो है जो जूझना पड़ता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी वहां पर मौजूद रहेगी। तो इस प्रकार से जो है भारत यानी कि गुवाहाटी में 2025 के लिए BWF जो है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है। इस बीच BWF थॉमस और उबेर कप फाइनल का 2026 संस्करण जो है ये भी जो है डैनिश सिटी हार्शन्स में आयोजित करवाया जाएगा, और यह दूसरी बार है कि जहां पर डेनमार्क जो है 2021 में पहली बार जो है आरहूस के बाद जो है यहां पर फिर से एक बार जो है डेनमार्क में डेनिश शहर जो है हॉर्सन्स उसमें जो है आयोजन होने वाला है। कौन से कप का? वह है थॉमस कप और उबेर कप, जो कि दोनों बैडमिंटन से जुड़े हैं। समटाइम्स क्या होता है कि सवाल ऐसे बनते हैं कि कौन सा जो ये चैंपियनशिप है वो किस, या कौन सा जो कप है वो किससे जो है जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर थॉमस कप, और उबेर कप इसका भी जो है आयोजन यहाँ पर होने वाला है, जिसमें महिला और पुरुष जो है दोनों टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन जो काउंसिल है इस कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं? आपके पास के जो ऑप्शन है वो है 30%, 33%, 50% या फिर जो है 55%। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इसका आंसर समझ लिया है, इस न्यूज़ को जो है ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया है कि बार एसोसिएशन जो है यहाँ पर लगभग इतनी जो है सीटें आपके पास होनी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है आरक्षित कर दी हैं, और यहां पर यह सुनिश्चित कर दिया है कि जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को इस समिति की लगभग 1/3 यानी कि 1/3 जो सीटें हैं वो यहां पर मिलनी चाहिए। साथ में बात करें तो अदालत के निर्देश के अनुसार जो है कार्यकारिणी समिति यानी कि जो इनकी एग्जीक्यूटिव यहां पर कमेटी रहेगी, इस कमेटी में जो टोटल 9 मेंबर्स हुआ करते थे, इन 9 मेंबर्स में कम से कम जो 3 सीटें हैं ये महिलाओं के पास में होनी अनिवार्य हो गई हैं। साथ में जो इसमें 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य थे यानी कि जो 6 यहां पर सीनियर मोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में कम से कम जो 2 सीटें हैं इन 2 सीटों में जो है बार एसोसिएशन में जो है महिलाओं की सदस्यता शामिल की जाए। इसके लिए जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में अगर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये एक ऐसा संगठन है जिसमें वकील शामिल होते हैं और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के रूप में नामांकित भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को एडवोकेट चुनना है तो बार एसोसिएशन में जो है शामिल लोगों के द्वारा उनको चुना जाएगा, और इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी होना जरूरी है। साथ में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के हितों के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में या प्रतिनिधि मंडल के रूप में ये जो है बार एसोसिएशन काम करता है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भी अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर कुल मिलाकर 34 जज है ना, मतलब एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, और दूसरी तरफ जो 33 सदस्य हैं उनमें से मात्र 3 ही जो है महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इसमें जो है महिलाओं को और अधिक जो है रिप्रेजेंटेशन मिले तो उस क्रम में जो है ऐसा कार्य किया जा सकेगा। हालांकि जैसे अगर हम लोग महिला रिप्रेजेंटेशन की बात करें कोर्ट के भीतर तो जस्टिस जो है फातिमा बीवी वो 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली जो है मुस्लिम महिला जज के रूप में जो है चुनी गई थी, और साथ ही जो है एशिया में पहली जो है जज के रूप में बनी थी। जज थी वहां पर, चीफ जस्टिस हम लोग नहीं कहेंगे। इसके बाद 1989 के बाद जो है केवल 11 ही ऐसी महिलाएं हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो है मौका मिला है एज जस्टिस, और वर्तमान में जो 33 अदर जजेस हैं उनमें से मात्र 3 ही वुमेन जजेस हैं, जिनमें हिमा कोहली जी, बेला त्रिवेदी जी और जस्टिस जो है बीवी नागरत्ना। आप लोग याद करिए, बीवी नागरत्ना जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में एज जज, कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला है 2027 में, और ये पूर्ण निर्धारण हो चुका है कि 2027 में ये भारत देश की पहली महिला
मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, चीफ जस्टिस बनने वाली है। तो ये सवाल अपने आप में एक अलग सा बन जाता है कि भारत की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, तो वो जो है बीवी नागरत्ना जी हैं, जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो है अदर जजेस की भूमिका में शामिल है। साथ में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें से केवल 4.1% योगदान ही महिलाओं का है, बाकी का जो 96% पार्ट है वो जो है पुरुषों का यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 नाम मैंने आपको बता दिए और उसमें भी जो है बीवी नागरत्ना जी जो हैं इनको 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, ये पूर्व घोषणा हो चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन UNFPA बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ऑप्शन है आपके पास में नीरू यादव जी, सुप्रिया दास दत्ता जी, कुनुक हेमा कुमार जी, या फिर इनमें से सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने इमेज में जान ही लिया है कि 3 महिला जो है प्रतिनिधियों को यहाँ पर जो है मौका दिया गया है और इन 3 महिला प्रतिनिधियों की बात करें तो इनमें शामिल हैं नीरू यादव जी, जैसा कि आप लोग जो है इमेज में देख सकते हैं, सुप्रिया दास जी के बारे में हम लोग जान सकेंगे और साथ में जो है कुनुको हेमा कुमार जी जो है, ये 3 ऐसे भारतीय प्रतिनिधि हैं जिन्होंने UNFPA जो है वहां पर पार्टिसिपेट करना है, इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, खबर को अगर विस्तार में जाने तो राजस्थान की नीरू यादव जो है UNFPA बैठक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं और इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया जा रहा है उसके भीतर जो है तीनों नाम आप लोग को याद रखना है, हेमा कुमार जी का भी, सुप्रिया दास जी का भी और नीरू यादव जी का भी। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये जो है 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, 3 मई को जो है ऑलरेडी हो चुका है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के जो सचिव है विवेक भारद्वाज जी, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव या जो हमारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल है इसका नेतृत्व किया है और भारत सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र के जो SDG है यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके जो है स्थानीयकरण के लिए भारत में स्थानीय प्रशासन में जो है महिलाओं के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इन 3 रिप्रेजेंटेटिव्स का वहां पर चयन जो है किया है। आप लोग जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनको पहली बार यूनाइटेड नेशंस का ही जो फ्रेमवर्क आता है यानी कि UNFCCC जो है अर्थ समिट के नाम से जिसको जानते हैं 1992 में शुरुआत हुई थी, तो उसी की COP21 की जो बैठक थी, COP21 COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो था, इसकी जो 21वीं बैठक हुई थी जिसको पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं, तो वहां पर 2015 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है 17 गोल्स को जो है स्वीकार किया गया था और इन 17 गोल को जो है 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हीं लक्ष्यों की बात करें तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यहां पर यह प्रतिनिधि मंडल जो है उसको भेजा गया है। न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका स्थानीयकरण भारत में स्थानिक प्रशासन में महिलाओं के नेतृत्व करने के लिए जो है ये सभा का वहां पर आयोजन हुआ है और कार्यक्रम का आयोजन है ये जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो यहां पर पॉपुलेशन फंड है यानी कि जो PA है उसके द्वारा यहां पर शुरू किया गया है और साथ में जो है भारत के स्थायी मिशन यानी कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है इसके द्वारा भी यहां पर इसको कंडक्ट किया गया है, दोनों के द्वारा साझा रूप से इसको शुरू किया गया है। यदि हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस जो हमारे पास में क्या है जनसंख्या कोष है यानी कि जो पॉपुलेशन फंड है, इसकी स्थापना 1969 में जो है यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी के रूप में की गई थी। प्रारंभ में अगर बात करें तो इसका नाम जो था वो जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष रखा गया था, लेकिन कालांतर में जो है 1987 में इसका नाम बदला गया और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से जो है जाना गया। साथ में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है इसका मुख्य कार्य है सभी यानी कि अगर इसमें भी मैं विशेषकर स्पेशली बात करूं तो महिलाओं और युवाओं के लिए जो है यौन और प्रजनन अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करवाना है, साथ में स्वैच्छिक पारिवारिक नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक कामुकता शिक्षा जो है इसको प्रोत्साहन देना है। इसके फील्ड में जो है लगातार काम किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के द्वारा। तो इसी एजेंसी के अंतर्गत जो है भारत में 3 महिलाओं को जो है इस बार रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। पुनः यदि हम लोग बात करें तो इनमें नाम शामिल होता है नीरू यादव जी का, सुप्रिया दास दत्ता जी का और कुनुक हेमा कुमार जी जो है इनका नाम इसमें शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की ओर जिसमें हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर जिसको विटली गोल्ड अवार्ड भी कहते हैं 2024 जो है इससे सम्मानित किया गया है। हालांकि ये इमेज आपके पास है लेकिन मुझे पता है कि अक्सर आप लोग जो हैं नहीं पहचान पाते हो, क्योंकि देखो भाई अगर यहाँ पर इमेज लगी होती तृप्ति डिमरी जी की
उर्फी जावेद की, तो आप लोग तुरंत उनको जो है पहचान लेते हो क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है लगातार एक्टिव रही हैं और आप लोगों का जो है रुझान उनकी तरफ रहा है। लेकिन गाइज आप लोग जरा ध्यान यहां पर दीजिए कि जो ग्रीन ऑस्कर मिला है, जिसको व्हिटली गोल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो इस बार जो है मिला है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। तो ये यहां पर जो मैंने छवि जो इमेज लगाई है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन जी की, और इनको जो है वर्ष 2024 जो है इसका ग्रीन ऑस्कर या व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है 2024 जो है मिला है। अच्छा, मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने लगातार जो है वन्य जीवन के लिए, वन्य जीवों के लिए, जो वाइल्ड लाइफ है या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो पक्षी समुदाय है, हरगिला पक्षी या ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क जिसको कहते हैं, इनके संरक्षण के लिए इन्होंने लगातार जो है कार्य किए हैं। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने अपना दूसरा व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये जो अवार्ड जीता है, जो लुप्तप्राय पक्षी है, यानी कि जो है कगार पर है लुप्त होने की, लुप्तप्राय जो पक्षी है हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, और उसके जो आर्द्र भूमि आवास है यानी कि जो वेटलैंड उसका हैबिटेट है, उसके संरक्षण के प्रयासों के लिए इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि इससे पहले भी जो है डॉक्टर वर्मन जी को 2017 में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और अब की बार जो है दूसरी बार इन्हें जो है ये सम्मान मिला है। हालांकि अगर हमसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिनको व्हिटनी पुरस्कार दिया गया था, तो वर्ष 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय थे उनमें नाम आता है अर्चना गोडबोले जी का, और जो ब्रैड नॉर्मन थे इनको जो है साझा रूप से दिया गया था। लेकिन भारतीयों की बात करें तो अर्चना गोडबोले जी जो थे उनको ये सम्मान यहां पर मिला था, और साथ में ब्रैड नॉर्मन जो है उनको भी ये सम्मान प्रदान किया गया था। अब यदि हम लोग बात करें कि वर्ष 2024 में क्या ये सम्मान अकेले जो है पूर्णिमा वर्मन जी को मिला है, तो हमारा जवाब होगा नहीं। इस बार जो है पूरे अलग अलग अगर हम लोग क्षेत्रों से लेकर चलें तो 7 जो है यहाँ पर रेसिपिएंट हैं, 7 ऐसे जो है पुरस्कार प्राप्त करता है जिनको ये सम्मान दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो नाओमी लोंगा जो है पापुआ न्यू गिनी के रहने वाले, इनको जो है ये सम्मान मिला। राजू शर्मा जी नेपाल, एरिस्टाइड कमला यानी कि जो है कैमरून से, क्वेनजांग दोरजी इनको भूटान में, फर्नांडा अब्रा इनको जो है ब्राजील से, लेरॉय इग्नासियो इनको गुयाना से, और पूर्णिमा वर्मन जी जो है इनको भारत में इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है इस बार। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हिटली पुरस्कार जो है वो वास्तव में है क्या, 2024 में जो विजेता रही हैं भारत से, ठीक है, इनका क्या संबंध रहा है, तो व्हिटनी फंड फॉर द नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक चैरिटी है, राइट, चैरिटेबल जो है वर्क करता है एनवायरमेंट के फील्ड में, और इसकी स्थापना 1993 में जो है की गई थी। इसी संस्था के द्वारा वर्ष 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड की जो है स्थापना की गई थी, और व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है वो वैश्विक स्तर पर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो जैव विविधता है और जो क्लाइमेटिक क्राइसिस है, क्लाइमेटिक जो यहाँ पर कह लीजिए कि एक तरीके से संकट बना हुआ है, जलवायु संकट, इनमें स्थानीय समाधान खोजने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनको ये जो है प्रदान किया जाता है, जो कि जो है जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं संरक्षण को लेकर, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वर करने के लिए। तो जो है इसी जो है प्रिजर्वेशन के लिए, इसी जो है संरक्षण करने के लिए जो है इनको ये सम्मान जो है सम्मानित किया जाता है। साथ में बात करें तो 2024 के पुरस्कार विजेता को 1 वर्ष के लिए जो है विजेता के संरक्षण प्रयास में उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और इसके लिए जो है लगभग 50,000 जो ब्रिटिश पाउंड है, ये ब्रिटिश पाउंड जो है उनको प्रदान किया जाएगा। तो ये सम्मान जो है इस बार 2024 के लिए 7 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें मैंने लिस्ट आपके सामने साझा कर दी है। अगली प्रमुख खबर की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हाल में भारत देश के जो CAG हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनके द्वारा किस देश के अटॉर्नी जनरल से किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ जो है मुलाकात की गई है, और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए जो है एक समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर भी किया गया है। आपके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसमें से जो सही जवाब है यहाँ पर वो है नेपाल। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है, GC मुर्मू जी, इन्होंने जो है अभी मुलाकात की है यहाँ पर नेपाल के महालेखा परीक्षक से, और इन्होंने जो है ऑडिटिंग में सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है समझौते ज्ञापन पर अपने जो है सिग्नेचर या हस्ताक्षर किए हैं। भारत की जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने दोनों संस्थानों के बीच जो है आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, दोनों संस्थान मतलब नेपाल की हम लोग बात करें, भारत की हम लोग बात करें, तो बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर नेपाल के महालेखा परीक्षक जो तोयम राया जी हैं, इनके साथ मिलकर जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन जो है इस पर सिग्नेचर किए हैं।
नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर आए जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने दोनों देशों में जो है गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, गणमान्य व्यक्ति मतलब जो वहाँ पर बाकी जो है गेस्ट थे, जो बुलाए गए लोग थे, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर जो है हस्ताक्षर साइन किए हैं और काठमांडू नेपाल जो है यहाँ पर इस समझौते पर जो है साइन किए गए हैं। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य बस इतना है कि जो दोनों देशों के भीतर जो सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थाएं हैं उनके बीच आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में जो है विशेषज्ञता को एक दूसरे के साथ जो है साझा किया जा सके, उसके लिए जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। साथ में हम लोग जो है क्विक एक तरीके से जान लेते हैं कि भारत में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वास्तव में ये है कौन। देखो दोस्तों, पहले तो आप लोग याद रखना कि इनके नाम में ही लिखा है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब भारत का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, भारत का जो वित्तीय संरचना है, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो राज्यों की है, इस पर रिपोर्ट तैयार करना, इस पर जो है नजर बनाए रखना, ये कार्य किसका होता है? सीएजी का होता है। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये भारत के संविधान के भीतर भाग 5 जो है, इस भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर फ्रॉम आर्टिकल 148 टू अनुच्छेद 151 तक जो है इनके बारे में संदर्भित किया गया है। साथ में बता दूं कि जो सीएजी है देश के, इनको दो विख्यात नामों से जाना जाता है। एक तो इनको कहा जाता है द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक जो खर्चे हैं उनके संरक्षक हैं, या जनता के बटुए का संरक्षक इनको माना जाता है। ऑन द अदर साइड इनको ही इज आल्सो कॉल्ड द वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब यहां पर समझिए सजग प्रहरी के रूप में जो है इनको जाना जाता है। कृपया इसको अन्यथा मत ले जाना, लेकिन इनको जो है सजग प्रहरी के रूप में जाना जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या फिर जो है पब्लिक अकाउंट से कितना पैसा निकाला जा रहा है उसकी रिपोर्ट तुरंत तैयार कर देंगे कौन? हमारे जो सीएजी हैं, यानी कि अभी वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो इसकी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर कर देंगे। और सेंटर की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्य की रिपोर्ट है तो वो जो है किसको सौंपेंगे? राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति को जो है वो सुनिश्चित किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो देश के राष्ट्रपति जो है सीएजी को अपॉइंट करते हैं। और अगर रिमूवल की भी बात करें तो रिमूवल भी देश के राष्ट्रपति के ही द्वारा अपने अंतिम आदेश के आधार पर किया जाता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के भीतर किया गया है, जहां पर प्रूवन मिसबिहेवियर यानी कि सिद्ध या साबित कदाचार और जो है इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता के आधार पर इनको निष्कासित किया जाता है, ठीक उस विधि से जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। जब मैं आपको अनुच्छेद 124(4) के बारे में बताता हूं कि रिमूवल प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वहां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स जो है, इन 4 लोगों को हटाया जाता है सेम मैनर से, एक प्रक्रिया से जो कि अनुच्छेद 124(4) के भीतर उल्लेखित है। हालांकि इस प्रक्रिया में मैं डिटेल में जो है अगली क्लास में आप लोगों के सामने आऊंगा। रही बात कि भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो गाइज मैं ये प्रश्न आपकी तरफ छोड़ता हूं, आप मुझे बताइए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु। तो आपने जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं आज के एक और प्रश्न की ओर। हाल में भारत ने शक्सगाम घाटी में चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया है। यह सड़क जो है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है या किस क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन है हमारे पास में एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एलएसी यानी कि जो हमारे पास में जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और साथ में जो है डोरंड लाइन या डोरंड जो रेखा है। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों कि जो हमारे पास में शक्सगाम जो वैली है ये एक एरिया पड़ता है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का यानी कि पीओके जो है इसका एक हिस्से के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चाइना है, इस चाइना के द्वारा यहाँ पर अवैध सड़क का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगातार भारत सरकार के द्वारा विरोध जो है यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो भारत है इसने शक्सगाम घाटी में चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया है, और इसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि जो पीओके है इसी के हिस्से के रूप में जाना जाता है। और 1962 में ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर, भारत और चीन के युद्ध के दौरान जो है उसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 1963 में पाकिस्तान ने जो है इस क्षेत्र को जो है चीन को सौंप लिया था, लेकिन भारत ने इस बात को अस्वीकार किया था क्योंकि उस समय ये प्रदेश जो था वो भारत के अंतर्गत आता था। पीओके एक डिस्प्यूटेड लैंड है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भाई
हम लोग जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जो थे उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था पंडित नेहरू जी के समक्ष और भारत को जो है दे दिया था कश्मीर का पूरा राज्य, और उसी में जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी शामिल होता है। ये एज इंडियन जो है मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत का ही जो है पूर्ण हिस्सा रहा है हमेशा से पीओके की, अगर हम लोग बात करें, राइट। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि भारत का दावा यह है कि यह भारत के क्षेत्र का एक हिस्सा है, क्योंकि इसने 1963 के जो चीन और पाकिस्तान के बीच में सीमा का जो समझौता हुआ था, यहाँ पर जो है कह लीजिए कि बाउंड्री जो एक ट्रीटी हुई थी, इसको जो है कभी भी स्वीकार नहीं किया था, जिसके माध्यम से जो है इसने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास जो है किया गया था। चीन का देखो लगातार खतरा क्या बना है कि चीन के द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, विशेषकर जो ईस्टर्न लद्दाख है, इस पर जो है बड़े पैमाने पर जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें तो तैनाती से जो है डेप्सांग और जो दौलत बेग ओल्डी है यानी कि DBO है, यहाँ पर जो है भारत का लगातार जो है भारत पर खतरा बना हुआ है। तो इस बात को लेकर भारत लगातार जो है विरोध व्यक्त कर रहा है, जिसमें हमसे ये जरूर सवाल बनने वाला है कि शख्सगाम घाटी जो है हाल ही में चर्चा में रही, वो कहां पर मौजूद है। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें तो हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को कथक के लिए प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है? योर ऑप्शंस आर ऐश्वर्या राय, सायरा बानो, हेमा मालिनी, या फिर जो है इनमें से दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी, यानी कि 2 और 3 जो है दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हालांकि आप लोगों ने जो है यहाँ पर देख लिया है इमेजेस में, तो यहाँ पर 2 प्रतिष्ठित जो है हमारी इंडियन सिनेमा जगत की एक्ट्रेस रही हैं। सबसे पहले बात करें तो हेमा मालिनी जी और सायरा बानो जी। सायरा बानो जी को यहाँ पर देखते हुए बस एक छोटी सी लाइन याद आ रही है, वो एक गाना था ना गोविंदा जी का, जो तू होती सायरा बानो हम भी तो यूसुफ होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सायरा बानो जी और जो हेमा मालिनी जी हैं, इनको जो है इस वर्ष जो है सम्मान दिया गया। हालांकि मैं आपको सूचित कर दूं कि ये जो सम्मान है भारत के सुप्रसिद्ध कथक से संबंधित जो नर्तक रहे हैं लच्छू महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी, उनके सम्मान में जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाता है। और हालांकि इस सम्मान को वर्ष 2014 के बाद जो है नहीं दिया गया है, किसी कारणवश इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब जाकर 2024 में पिछले 2014 के बाद से लेकर अभी 2024 तक जो है लगातार कह दीजिए कि सबको एक साथ जो है सम्मान दिया गया। और इस बार का जो सम्मान मिला है प्रतिष्ठित सम्मान, इसमें जो है सभी अगर हम लोग बात करें तो 10 जो है सम्मान मिलने वाले जो है लोगों की पूरी सीरीज आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि 2014 के बाद इसको जो है रोक लिया गया था। और तब से लेकर वर्तमान तक अगर हम लोग बात करें तो 2014 में जो है ये सम्मान जब खत्म हुआ था तो उसके ठीक 1 वर्ष बाद 2015 में दिया इस बार गया है। अनाउंसमेंट जो है वो 2024 में हुई, उस समय नहीं था। एक साथ जो है 10 लोगों को ये सम्मान दिया जा रहा है 10 वर्षों के लिए। तो 2015 के लिए जो सम्मान है ये उमा शर्मा जी को मिल रहा है, 16 के लिए जो है रमा वैद्यनाथन जी को, 17 के लिए जो है उमा डोगरा जी, 18 के लिए जो है हेमा मालिनी जी को, 2019 के लिए सायरा बानो जी को, 2018 में जो है संध्या पुरीचा जो कि अध्यक्ष रहे हैं संगीत नाटक अकादमी की, इनको ये सम्मान दिया गया है। 2021 में जो है डॉक्टर मालाबिका मिश्रा जी को, 2022 के लिए जो है प्राची शाह जी को, 2023 के लिए जो है असीम बंधु भट्टाचार्य जी को, और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी जी जो है इनको दिया गया। अब हम लोग सबसे बड़ा भूल क्या करने वाले हैं, अगर सवाल कुछ ऐसा बन जाए कि हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, 2024 वर्ष के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और अगर ऑप्शन में हेमा मालिनी जी आता है या सायरा बानो जी आता है तो शायद हम लोग वहां जाने वाले, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहां पर हेमा मालिनी जी को जो है 2018 के लिए और सायरा बानो जी को जो है 2019 के लिए सम्मान मिला है, जबकि अकेले 24 की बात करें तो पंडित राजेंद्र गंगानी जी जो है इनको यह सम्मान मिला है। कथक के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है ये प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। सबसे पहले यदि हम लोग इसमें बात करें तो पंडित लच्छू महाराज जी जो हैं, इनका वास्तव में नाम जो है पंडित बाजीनाथ प्रसाद जी था, जिन्हें पंडित लच्छू महाराज जी के नाम से प्रख्यात रूप से जानते हैं, जो कि 1901 से लेकर 1978 के बीच जो है मशहूर शास्त्रीय जो है डांसर्स में से या क्लासिकल डांसर या नर्तक में से जिन्होंने कथक नृत्य जो है इसमें कोरियोग्राफ किया था, उसके रूप में इनको जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें तो 1955 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बात करें तो ये पुरस्कार जो है 31 अगस्त 2024 को लखनऊ या उत्तर प्रदेश में जो है एक समारोह के दौरान दिया जाएगा, इसका घोषणा हो चुकी है। और ये निर्णय जो है वो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ जो है इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति रहे यानी कि प्रोफेसर मांडवी सिंह जी जो है इनकी अध्यक्षता में आयोजित जो कमेटी थी उसकी बैठक में इसका जो है निर्णय लिया गया था।
प्रसिद्ध कथक जो है प्रतिपादक लच्छू महाराज जी की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार जो है 2014 के बाद नहीं दिया गया था, जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया। और ऐसे में पंडित लच्छू महाराज जो है बेले फाउंडेशन ने इस साल 10 जो है ऐसी हस्तियां हैं जिनको ये सम्मानित करने के लिए जो है नामित किया है। और ऐसे जो है 10 सम्मानित नामों को मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 जो है किस देश के पत्रकारों को जो है प्रदान किया गया है। सबसे पहले बात करें तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है फिलिस्तीन, तीसरा इजराइल और चौथा है यहाँ पर रशिया यानी कि रूस। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि लगातार जो गाजा फिलिस्तीन के बीच में, यहाँ पर आप लोग जानते हैं ना इजराइल गाजा जो है ये वाला जो पार्ट है, इसके बीच में जो लगातार इंसर्जेंसीज फैली हुई है, तो ऐसे में जो है फिलिस्तीनियन या फिलिस्तीन के जो पत्रकार हैं उन्होंने जिस तरीके से कवरेज वहाँ से उठाई है उसके जो है चलते यहाँ पर पहली बार इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। यूनेस्को ने गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 जो है वो गाजा में फिलीपींस के पत्रकारों को जो है प्रदान किया है। गाजा संकट के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको कवर करने वाले जो फिलिस्तीनी पत्रकार हैं इन्हें 2024 में यूनेस्को के गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार जो कि प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के रूप में जाना गया है, इसमें जो है नामित किया गया है। गाजा में लगातार लंबे समय से जो संघर्ष चल रहे हैं उसके बावजूद पत्रकारों ने जो है वहां पर जाकर जो लाइव कवरेज दिखाया है उसके चलते इनको ये दिया गया है, जिसमें यूनेस्को ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 26 पत्रकारों को जो है और मीडिया कर्मचारियों की जो मौतें हुई हैं इनको दर्ज करवाया था। बावजूद इसके जो है कवरेज रुकी नहीं है, लगातार जो है वहां से कवरेजेस दी जा रही हैं और ऐसे में जो है ये सम्मान दिया जाना बहुत जायज सी बात है। 1997 में इस सम्मान को पहली बार जो है स्थापित किया गया था और उस समय जब ये सम्मान स्थापित किया गया था तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और प्रचार में जो है असाधारण योगदान देने वाले जो लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वर्क करने वाले जो लोग हैं, जो कि खतरे की स्थिति में भी जो है अपना लगातार योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर इस पुरस्कार का नाम जो है गिलेर्मो कैनो पुरस्कार रखा गया है और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध जो है विभिन्न फाउंडेशंस और संगठनों के द्वारा जो है इसको जो फंडिंग से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है उसके बाद जो है ये सम्मान प्रदान किया जाता है। अंत में हम लोग बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। देखो गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से जो है न्यूज़ प्रॉपर जो है चर्चा में रखी है। फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उसका आप लोग जो है आंसर कीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है हर वर्ष जो है वो मई में किस डेट को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर इंडिया की रैंकिंग देखें 2024 में, तो 2024 में इंडिया की रैंकिंग जो रही है ऑप्शन है 159, 161, 152 या फिर 163, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है 159। हालांकि इससे पहले जब मैंने वीडियो आप लोगों के सामने साझा की थी तो उसमें 2023 की रैंकिंग बताई थी और 2023 में भारत 180 देशों में जो है 161वें देशों पर जो है इस समय मौजूद था। लेकिन वर्तमान स्वरूप की बात करें 2024 में तो भारत जो है इसकी रैंकिंग में तो सुधार हुआ है लेकिन अंकों में गिरावट हुई है। अंकों में गिरावट होने के बावजूद जो है रैंकिंग में सुधार हुई है 159, लेकिन इतनी बड़ी सुधार नहीं है भाई। हमसे ऊपर अगर देखें तो हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो जो है इस रैंकिंग में टॉप में रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें डिटेल पे, पहले देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का 159वां स्थान रहा है और ये रिपोर्ट साझा की है RSF यानी कि जो रिपोर्टर्स विदाउट जो है विदाउट जो है बॉर्डर से। तो इस रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है यहाँ पर यानी कि रिपोर्टर सेंस जो फ्रंटियर से, इसके अनुसार जो है रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में गिरा है। मैंने कहा स्कोर में गिरावट आई क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो स्कोर था यहाँ पर वो 36.62 था, लेकिन अब वो घटकर 31.28 गया है। लेकिन बावजूद इसके 180 देशों में से जो है भारत ने जो है रैंकिंग को थोड़ा सुधार किया है और अब हमारी जो रैंकिंग 159 हो गई। इसके पीछे कारण कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि बाकी जो देश हैं ना इनकी रैंकिंग्स में गिरावट आई है। तो जब बाकी देशों की रैंकिंग में गिरावट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है देश की रैंकिंग वो जो है ऊपर बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें कि रैंकिंग्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो टॉप नेशंस रहे हैं इसमें, उसमें पहले स्थान पर जो है नॉर्वे रहा है जिसका स्कोर 91.89 के पास रहा। हालांकि आपको ये डिजिट्स पॉइंट में याद नहीं रखने। टॉप 10 की मैं बात कर लेता हूं। दूसरे में डेनमार्क, आफ्टर दैट स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोर्चुगल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। ये टॉप 10 नेशंस है। अगर टॉप 10 याद नहीं भी रहते हैं तो एटलीस्ट टॉप 3 याद रहने चाहिए, वह है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये तो हम लोगों ने बात की है टॉप में जो कंट्रीज रही हैं। और अगर हम लोग सबसे बॉटम में
में चलें तो इस बार सबसे बॉटम में जो है उसमें स्थान आया है एरिट्रिया का। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए, तो 180 जो है 180 पर रहा है एरिट्रिया। एरिट्रिया में आपको बता दूं दोस्तों कि जो अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आप लोग चलिए, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है एरिट्रिया। तो एरिट्रिया जो है वहां पर सबसे कम जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस रही है। इसके बाद हम लोग बात करें तो सीरिया 179 पे, फिर अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये जो है लास्ट के जो 5 देश रहे हैं जहां पर प्रेस फ्रीडम जो है नहीं मिली है, तो उसके बारे में बात की। और वहीं अगर इंडिया का मैंने रैंकिंग की बात करी तो इंडिया की रैंकिंग 31.28 जो है स्कोर के साथ में 159 रही है। जबकि अगर हम लोग जो है पाकिस्तान की बात करें तो 152वां इसका स्थान रहा है, जिसमें 33.9 जो है इसको स्कोर मिला है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम स्टिल जो है पाकिस्तान से जो है नीचे हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर, और ये काफी चिंतनीय विषय भी हमारे लिए जो है बन जाता है। और मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो आपके साथ साझा की थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाली, तो वहां पर बताया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के भीतर हमें जो है प्रेस की आजादी मिली है, प्रेस की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो है कुछ वर्गों का दबाव होने के चलते जो प्रेस फ्रीडम है वो हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर बात की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 159 2024 के लिए आया है। अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे पास में जो क्या है एपेलेट ट्राइब्यूनल है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। योर ऑप्शंस आर रंगन गोगोई, संजय कुमार मिश्रा जी, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जी। तो आप इसका आंसर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर गाइज आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप जो है इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए गाइज। और इसको जो है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए आप लोग जो है आंसर्स अपने जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे साझा कीजिए कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो ही इस पर जो है और अधिक मेहनत से जो है कार्य किया जाएगा और बेहतर से बेहतर जो खबरें हैं उनको आपके साथ जो है साझा किया जाएगा। बस तब तक के लिए आज के लिए यही सारी बातें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।